बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 इलेक्शन हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। माजी में एक सिस्टम हुआ करता था जिसे RTS कहते थे, यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, और फिर अब की बार वो सिस्टम चेंज कर दिया गया। तो जब सिस्टम तब्दील हुआ है तो उसके बारे में कयास आराइयाँ ये की जा रही थी कि ये इंटरनेट से वाबस्ता नहीं है, ये इंटरनेट सिस्टम है। लेकिन ये हैरत ज़दा बात है कि 60 घंटे के करीब वक्त होने वाला है और अभी भी मुकम्मल तौर पे नताइज जो हैं वो जारी नहीं किए जा सके। कुछ जगहों पे अभी भी ये भाम है, कुछ लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं धांधली हो गई, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है लेकिन फॉर्म 47 के अंदर जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग फॉर्म 49 की बात कर रहे हैं। लेकिन 2 दिनों से ये तमाम जगहों के ऊपर हमने यही कुछ देखा है और बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। उन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में बहुत सी इंक्वायरीज हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए, कुछ लोगों ने ROs के सामने अपनी इल्तजाएं रखी कि दोबारा से रिकाउंटिंग की जाए। अब दावे बहुत किए जा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि फेक न्यूज़ फैलाने का सिलसिला भी तेजी के साथ जारी है। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी हमें यह देखने को मिलता है कि जो उम्मीदवार जीते हुए हैं उनकी वाबस्तगियां तब्दील होने के हवाले से इस वक्त बातें की जा रही हैं, लेकिन उसमें हकायक मंजर आम के ऊपर नहीं आ रहे। कुली तौर के ऊपर अभी यह भी देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ जीते हुए लोगों की तरफ से बाकायदा तौर पर उन्हें आके वजाहत देना पड़ रही है कि हमने किसी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की, ना हमने अपनी वफादारी तब्दील की है। इसी की रोशनी के अंदर आने वाले दिनों में नंबर गेम्स किसकी पूरी होगी? अभी तक किसी तरफ से भी कोई पैचअप नहीं हो सका। अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं पाया जा सका कि वफाक के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी, पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी, स्पीकरशिप किस पे जाएगी। लेकिन इस हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि किसी की कंपेन 8 फरवरी से पहले जारी थी और किसी की कंपेन 8 फरवरी के बाद जारी है। इसी के ऊपर मजमूई तौर पे बातचीत की जाएगी और हकायक आपके सामने रखे जाएंगे। हमारे पैनल में मौजूद है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब लाहौर स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, मशकूर हूँ आपका। सीनियर कानूनदान यासीन आज़ाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खां इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें कुछ ही देर में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं राना अजीम साहब आपकी तरफ आता हूँ। क्या समझते हैं कि 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, तकरीबन कोई 56 से 57 घंटे हो चुके हैं और अभी भी ये जो मेरे सामने पर्चा है उसके ऊपर 7 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जिनके नताइज अभी तक नहीं आ सके। क्या वजह है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, हम ये क्यों कहते हैं कि 7 हल्कों के रिजल्ट नहीं आ सके? हम क्यों नहीं ये कहते हैं कि 107 हल्कों के रिजल्ट नहीं आ सके? 107 हल्के वो हैं जिनमें लोगों के पास फार्म 45 मौजूद है। लोग चीख रहे हैं। आपका कानून एक चीज़ कहता है ना कि फार्म 45 हो, 47 तो 45 को देख के बनेगा ना। 47 वैसे तो नहीं बन जाएगा, 47 ऊपर से नाज़िल तो नहीं हो जाएगा। तो ये तो अगर हकीकत में आप देखें तो 107 हल्के हैं जिनके असल रिजल्ट बाकी हैं। अगर उसको असल रिजल्ट आप देंगे तो जनाब उसमें कोई भी जीता हो तो कोई बात नहीं। मुझे एक बात बता दें, क्या आप समझते हैं कराची में जिस जमात को जितनी सीटें मिली उतनी हैं? क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग लाहौर समेत बाकी शहरों में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में, आप ज़रा सिंध में, इन सारे सूबों में देखें कि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये फॉर्म 45 क्यों दिया हमें? इस पर हम जीते हुए हैं। क्या आपको नहीं पता? आप भी ट्रांसमिशन में थे, मैं भी ट्रांसमिशन में था। वो कौन सा दुनिया का सिस्टम है? क्योंकि असदुल्ला भाई तो बैठे हैं, ये भी बड़ा क्लियर करेंगे। यासीन आज़ाद साहब हैं, ये भी हमें बताएंगे कानून के मुताबिक क्या हो सकता है। अब बात बड़ी क्लियर सी है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक 5% रिजल्ट, 3% रिजल्ट, 2% रिजल्ट, और अचानक सुबह जब आप सो के उठे, सोना तो एक आधा घंटा ही पड़ा ना, तो पता चला 100% रिजल्ट। और कौन सा ऐसा दुनिया का, मुझे बता देना, वो सिस्टम है? बुनियादी तौर पे वो इसलिए था ना कि वो आप जगराता आपका बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो वो फिर जब आपने आना था आपकी आंखें नहीं खुलनी थी, तो इस तरह से आंखें तो उन्होंने पूरी कौम की खोल दी हैं। अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि कौम क्या चाहती है। अपना जहन बिल्कुल मौफ उनका हो चुका है कि कौम क्या चाहती है। क्या कौम ने ये जवाब नहीं दे दिया इलेक्शन में? क्या कौम ने ये फैसला नहीं दे दिया? और अब एक इलेक्शन हो गया, दूसरे इलेक्शन में वो बात जो हम सब करते थे, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि इससे करप्शन का हाथ पाओ और जो जीते उसकी जीत को माना जाए।
यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त शुरू हो गई है, यहाँ पे प्रेशर शुरू हो गए हैं। मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ, 3 या 4 दिन में ऑडियो लीक्स आने वाली है। किसको कौन फ़ोन करके कह रहा है कि आप इस जमात में आ जाएं, किसको कौन कितने की ऑफ़र दे रहा है, ये हमारे दफ्तर से जहाँ बैठे हैं इससे बिल्कुल चंद में 200 से या 300 फुट के फासले पर रात को एक बैठक हुई है। चीना साहब से पूछें, क्या चीना साहब नहीं थे उसमें? उसमें फ़ी बंदा कितने में क्या हुआ? लाहौर से एक बड़ी मारूफ शख्सियत वहाँ पे थी, एक शख्सियत जो थी जनूबी पंजाब से वहाँ पे आई हुई थी। तो ये क्या मंडियाँ लगी हुई हैं? ये क्या ईद उल अज़हा के करीब जिस तरह बक्कर मंडी लगती थी माजरत से, ये वो मंडियाँ लगी हुई हैं? अवाम के वोट के तकद्दस को बमाल किया जा रहा है। आप दें, अवाम ने जिसको वोट दिया है आप उसको इजाज़त दें कि जनाब जाके आप ईवान में नुमाइंदगी करें। ये क्या है कि इसको ख़रीद लो, इसको गिरा दो, इसको उठा दो? ये नहीं होना चाहिए। जिनके नताए चैलेंज हुए, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो सूरत हाल होगी वो हक़ाइक़ के मुतरादिफ ही होगी, मुनाफी नहीं होगी। असद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो ओवरऑल एक बार सूरत हाल बता दें कि मुल्क भर में अभी तक जो नताइज की कंपाइलेशन है वो क्यों ना हो पाई, और जो एतराज़ात आ रहे हैं मंजर आम के ऊपर, वो एतराज़ात किस हद तक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है? देखें यासिर, इस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून की मुद्दत पूरी होने के बाद भी कोई काम होता है तो कानून के मुताबिक वो भी दुरुस्ती होता है। तो इसलिए अगर ये 2-4 दिन और नहीं आते तो 2-4 दिन के बाद भी जब आएंगे तो कानूनी तौर पर वो ठीक ही होंगे, कोई मसला नहीं है, आइन में सी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अदालत में जो बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है, इसमें 2-3 कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो जिनके पास मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद है और उनका नतीजा, उनके टोटल काउंट है वो 47 के साथ मैच नहीं करता। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का केस सबसे ज़्यादा मजबूत है जिनके पास मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास 8-10 फॉर्म 45 कम तो हैं लेकिन जितने मौजूद हैं उनका टोटल नंबर काउंट भी उससे ज़्यादा बनता है जो फॉर्म 47 में लिखा गया है। यानी अगर जैसे मैं शहबाज शरीफ के PP 164 की मिसाल दूं, यूसुफ म्यू इनके मुकाबले में, शहबाज शरीफ के मुकाबले में जो फॉर्म 47 के मुताबिक 1180 वोटों से जीते हैं शहबाज शरीफ, और यूसुफ म्यू 1180 वोटों से हारे हैं। लेकिन उनके पास, यूसुफ म्यू के पास जो फॉर्म 47 है वो 97 की बजाय, फॉर्म 45 में वो 97 की बजाय 90 है, यानी 7 फॉर्म 45 कम है। अब इसके बावजूद कि वो कम है, इनके पास टोटल काउंट नहीं है एग्जैक्टली अपना फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन 12 जितने उनके पास हैं उस पर उनके वोट उससे ज्यादा बनते हैं जो 47 पे लिखे गए हैं। तो इनका, इस तरह के कैंडिडेट्स का केस भी मजबूत हो गया। फिर कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका रिजल्ट टीवी पर कुछ और आ रहा था और बाद में कुछ और हो गया, लेकिन उनके पास फॉर्म 47 कम है। ऐसे लोगों को शायद थोड़ा सा मुश्किल दरपेश हो अपने केस को साबित करने के लिए। फिर एक और कैटेगरी के लोग हैं जिनके मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद हजारों में है, 24,000 वोट मुस्तरद हो गए। अब जैसे मुल्तान से अगर आप देखें तो मुल्तान में तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में 1,03,000 से ज्यादा जो वोट हैं वो मुस्तरद हुए हैं। अच्छा, फिर मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो सूबाई असम्बलियों के ऊपर जो वोट मुस्तरद हुए हैं उनकी तादाद 10 लाख से जायद है। जी हाँ, आप देखिए ना, 10 लाख से जायद वोट मुस्तरद हुए हैं। और बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर आप देखें, मुजफ्फरगढ़ में 31 वोट मुस्तरद हो रहे हैं, मुल्तान में 16,000 वोट एक हल्के में मुस्तरद हो रहे हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 1 लाख से ज़्यादा वोट मुस्तरद हो रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वोटों के मुस्तरद होने की वजूहात क्या हैं। अब अगर तो उसके लिए फिर अगर इस बुनियाद पर चैलेंज होता है तो फिर मेरा ख्याल है बैलेट पेपर्स खुलेंगे, फिर बोरियां खुलेंगी, डब्बे खुलेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सबसे आसान केस उनका है जिनके पास पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं और फॉर्म 45 का रिजल्ट, अब जैसे आमिर मुगल वाला जो हल्का है ने 46 जहां पर अंजुम अकील साहब जीते हैं, तो अब उसमें सिर्फ क्या हुआ है, वोटों की तादाद वही रही है, अंजुम अकील के वोटों की तादाद वही है और आमिर मुगल के वोटों की तादाद भी वही है, सिर्फ नाम स्वैप हो गए हैं। अंजुम अकील की जगह उनका नाम लिख दिया गया और आमिर मुगल का और आमिर मुगल की जगह अंजुम अकील का नाम, वोट वही रखे गए, सिर्फ स्वैप कर दिया गया। तो इसको तो एक क्लैरिकल मिस्टेक करार देकर मेरा ख्याल है कि अदालत में चैलेंज किया गया और अदालत जो है वो देखेगी कि हाँ ये तो एक तकनीकी गलती हो गई, या जो है वो ऑफिसर ने गलती से इस नाम के आगे ये वोट लिख दिए और इस नाम के आगे ये वोट लिख दिए। तो इस तरह के केसेस जो हैं ये इनकी तादाद काफ़ी है और ये तो बहुत आसान है। अभी भी जो हमारे पास नंबर काउंट मौजूद है 93 इंडिपेंडेंट का और 78
मुस्लिम लीग नून का 78 में से अगर इस वक्त जो हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि बहुत सारे जो है वो तो चैलेंज हुए हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद कुछ केसेस 10-12 केसेस तो ऐसे हैं जो फौरी तौर पर रिवर्स हो सकते हैं, फौरी तौर पे क्लियर हो जाएंगे। इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। मैं बिला ताखीर फरीद पराचा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। पराचा साहब, अगर मुल्की हालात देखे जाएं, इब्तदाई तौर पे जो नताइज आ रहे थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, अगर मैं मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा, तो 11 नशस्तों के ऊपर, जब 40% या 30% के करीब थे, तो 11 नशस्तों के ऊपर जमात इस्लामी आगे थी। फिर कराची से भी इत्तलात थी। तो ये यकसर सारा मंजरनामा कैसे बदला आपके? ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क में तो धांधली हुई है, कराची में धांधला हुआ है। कराची में तो ये सूरत हाल है कि रिज़ल्ट पहले से ही बनाए गए, तकसीम पहले की गई, तय किया गया कि जी एक ऐसी पार्टी को कि जो 0 पॉइंट पे पहुंच चुकी थी उसको लोग मुस्तरद कर चुके थे। बल्दियाती इलेक्शन में खड़े होने की भी उनको जुर्रत नहीं थी, वो उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकाट किया था। अचानक उस पार्टी को निकाला गया कबाड़खाने से और कोशिश की गई कि अब इसको फिर एक मरतबा फिर मुल्क पर भी और कराची पे मुसल्लत किया जाए, ताकि जो खेल खेलना है उसमें एक किरदार उनका होता है कि उनको कभी उठा के इधर रखते हैं, कभी उधर से इधर रखते हैं, और उसके मुताबिक वो मुल्क की पॉलिटिक्स को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अब उस लिहाज से मुकाबला पीटीआई और जमात इस्लामी में था। जमात इस्लामी ने वहाँ पर 6.5 लाख वोट लिए हैं अब इस इलेक्शन में सूबाई असम्बलियों के, और उसके साथ ये है कि बल्दियाती इलेक्शन जीता है, लोग हम पर एतमाद करते हैं, टाउन हमारे पास हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, हमने वहाँ पर खिदमत खल्क के कई प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। अब इलेक्शन के दिन MQM तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक ये हुआ कि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जो रिज़ल्ट लोगों के पास फॉर्म 45 पे जमात इस्लामी के पास भी मौजूद हैं, पीटीआई के पास भी मौजूद हैं, उन रिज़ल्ट्स को बिल्कुल यकसर बदल दिया गया और चौथे नंबर से कैंडिडेट को उठाकर पहले नंबर पर लाया गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि पढ़ा लिखा शहर है कराची, क्या उससे आप इंतकाम ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? सारा शहर जो है पहले तो खड्डर बन गया, बोरीबंद लाशों का शिकार रहा, आग और खून से गुजरता रहा, कहीं जाके उसको फिर एक दफ़ा अमन और रोशनियाँ मिल रही थी तो एक मरतबा फिर वही खेल खेला गया, और उसका नतीजा है कि आज वहाँ पर सिंध इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना है, हज़ारों लोग वहाँ पर मर्द। तो क्या ये तमाम जो हलके हैं जिन पे एतराज़ है वो उन तमाम हलकों पे एतराज़ात दायर करके दरखास्तें दे दी गई हैं या हाई कोर्ट से रुजू? दोनों काम करेंगे जी हम, यानी यह है कि कानूनी जंग भी लड़ेंगे, ठीक, और जो अवामी जंग है वो भी लड़ेंगे। हम कानूनी और अवामी जंग लड़ी जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, बाद वापस आएंगे। राना एहसान अफजल साहब भी साथ मौजूद हैं, यासीन आज़ाद साहब भी मौजूद हैं, उनकी राय को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से पराचा साहब तज़किरा कर रहे थे कि कराची के अंदर जीतते हुए उम्मीदवारों को हरवाया गया है, तो अभी मजमूई सूरत हाल पे जिस तरीके से तासुर आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे भी उम्मीदवार कुछ हारे हैं, अब हमारे पास भी ये रास्ता है कि हम जाके अदालत से रुजू करें और वहाँ पर पटिशन्स दायर करें। कुली तौर पे अगर ऐसा हो तो मैं राना एहसान अफजल साहब की तरफ बढ़ूँगा। राना साहब, एक तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरे अदाद शुमार जो हैं वो गलत साबित हुए हैं आपके हलके को लेके। मैंने ये उस वक्त बात की थी कि 70,000 की लीड से हारेंगे, लेकिन वो लीड कम हुई है और मेरे लिए, मैं वर्ता हैरत में मुब्तला हुआ था जब मुझे मालूम पड़ा कि राजा दानियाल साहब को 72,000 वोट पड़ गए। लेकिन कुली तौर पर फैसलाबाद देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिस तरीके से सफाया हुआ है ये माजी को फिर दोहराया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का सीट हार जाना, जो मजबूत आपका कला था वो भी आप हार गए, तो फिर बाकी पीछे बचा क्या? देखिए, बिल्कुल आप सही कहेंगे।
इस डिवीजन से कोई खातिर ख्वाह सीटें नहीं जीत सके। उसकी वजह बहुत सारी हैं। पार्टी इसको स्टडी भी करेगी। उसमें जाहिर सी बात है, उन्होंने नई नई पार्टी ज्वाइन की, फिर PMLN जरा इस इलेक्शन को मैं समझता हूं कि कंफर्टेबल फील कर रही, तो शायद वोटर का जो इंथुजियाज्म होना चाहिए था जब एक इलेक्शन खत्म होता है तो बंदा जान की बाजी मारता है, वो उस वहां भी कमी पड़ी कि मैंने भी देखा कि कुछ लोगों ने जो खास 2018 को हुई PMLN की तरफ से उससे नंबर ऑफ वोट दिए गए। फिर ऑब्वियसली जो PTI का एक बैक कैंडिडेट्स थे, PTI के वोटर्स ने जो सजाएं आई और जो बात थे उसका रिएक्शन भी एक आया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हैं जो पार्टी डेफिनेटली स्टडी करेगी कि क्यों हम हारे। लेकिन यहाँ से एक दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। 16 लाख वोट्स रिजेक्टेड की बात हुई कि रिजेक्ट हो गए। 2018 में जब टोटल वोट्स कम थे, तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स थे, तब भी 16 लाख वोट्स रिजेक्ट किए गए थे और इसकी शरह रिजेक्शन की 3.2% थी। तो 2024 2.5% की शरह से वोट रिजेक्ट हुए, इसका मतलब है कम वोट्स रिजेक्ट हुए। तो इस बेसिस पे कहना कि ये इलेक्शन रिग्ड था, लेकिन राणा साहब, वो जो रिजेक्शन है ना, उस वक्त आप लोग ज़्यादा थे कि हमारे वोट रिजेक्ट हुए हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये बुनियादी तौर पे फ़र्क है 18 और 24 में। यहाँ से तो देखिए, इस तरह से ये पता लग गया कि दफा कम वोट रिजेक्ट, ये मैं पॉइंट ये कह सकते हैं। अब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना लग रहा है। अगर टेक्निकल कोई एरर है तो देखिएगा। PCR यासीन आज़ाद साहब की तरफ चलूँगा। यासीन आज़ाद साहब, आपके पास सबसे आखिर में आने का मकसद ये है कि जितनी गुफ्तगू हो चुकी है, इसको अगर सम अप करते हुए मैं ये बात करूँ कि 72 घंटे का वक्त दिया जाता है एक आज़ाद उम्मीदवार को किसी भी पार्टी में शमूलियत के लिए। लेकिन क्या 72 घंटे सभी के लिए एक होते हैं? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कुली तौर पे जब इलेक्शन का नतीजा अनाउंस करेगा तो उसके बाद 72 घंटे होंगे, या फिर हर उम्मीदवार के लिए 72 घंटे अलग होते हैं कि जब उसके हल्के का रिजल्ट अनाउंस हो गया, फॉर्म 49 तक जारी हो गया, तो उसके बाद उसके पास 72 घंटे होंगे? शुक्रिया सर। पहली बात यह है कि ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए, वो सुबह से लेकर शाम तक जो पोलिंग का वक्त था, उसमें आपने देखा होगा कि पोलिंग के मतलब किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। और बाद लोगों ने ये बात एडमिट की कि पोलिंग बड़ी फेयर तरीके से हुई। और अब लोगों का इतराज़ यह है कि पोलिंग के बाद होने वाले वाक़यात के मुताबिक नताइज को शायद तब्दील कर दिया गया। बाद लोगों की अपनी अप्रीहेंशन है। अवामी मैंडेट के सामने मुझे वो वक्त याद है कि पीपल पार्टी के दौर में AK बरोई साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके मुकाबले में एक मामूली सा आदमी खड़ा था, लेकिन AK बरोई साहब बुरी तरह से इलेक्शन हार गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि AK बरोई साहब के साथ कोई फ्रॉड हो गया था। जिस तरह गुफ्तगू के दौरान आप लोगों ने खुद कहा कि फैसलाबाद जो एक जमात का गढ़ था, वहाँ से वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई और उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता, तो क्या अगर ये धांधली थी तो फैसलाबाद में जहाँ 10 सीटें थी वहाँ धांधली क्यों नहीं हुई? उसकी कोई बात नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नताइज का ऐलान कर दिया गया, तो मेरे हिसाब से 3 दिन का वक्त उस दिन से शुरू होता है जब से कैंडिडेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद उनका 72 घंटे का होगा। अब जो सूरत हाल है इस वक्त जो है कि आपने जब देखा होगा कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हो गई। उन्होंने कहा कि अवाम का मैंडेट है, हम मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो जमातें हों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हों। इन हालात में आपको ये देखना पड़ेगा। और मैंने आपको याद है कि जब मैं आपके पास था और के बाद प्रोग्राम में था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के मतलब कबल इस वक्त ये कहना कि ये हमारे हैं,
जब तक नोटिफिकेशन होके उनका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होता और आप ये नहीं देखते कि वो किसके साथ जाते हैं किसके साथ नहीं जाते। पाकिस्तान का जो कस्टम है या जो रवायत है वो मैंने ये देखा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो वक्त के हिसाब से अपने फैसले बदली करते हैं। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे थे जिनको नहीं टिकट दिया गया वो आज़ाद जाके लड़ें, वो हमारे साथ आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो सर वो डिवीजन हो चुकी है। अगर कुली तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो पहले बन रहे थे अब वो उतने नहीं है ना। सर एक सवाल कर सकते हैं? जी 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 यासीन साहब, एक कानूनी नुक्ते नहीं, नज़र से मैं उसी बात को क्लियर करने लगा सवाल का जवाब चाहिए। अगर आप वो फार्म 45 अगर किसी के पास मुकम्मल हैं और उस फार्म 45 में वो जीत चुका है और फार्म 47 में उसे हरा दिया गया है, तो कानून के मुताबिक फिर क्या होना चाहिए? सर इसके लिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाएगा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके आपने ये तमाम चीज़ें साबित करनी है जो आप कहते हैं, वहाँ जाके साबित करनी है। और वहाँ अगर आप ये साबित करने की पोजीशन में हो जाते हैं कि अब 45 और 47 में ये डिफरेंस है, मैं जीता हुआ हूँ, तो ट्रिब्यूनल इन चीज़ों का एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद फैसला करते हैं। अब मेरे और आपके कहने से कि 45 मैं कैंडिडेट हूँ, मैं क्लेम करता हूँ कि मैं जीता हुआ हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो आदमी मैं इलेक्शन नहीं जीता हुआ, मैं हारा हुआ हूँ। तो हारने के बाद अगर मेरे पास कोई लीगल राइट बनता है तो मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, मैं चैलेंज करूंगा अपने इलेक्शन को, एविडेंस रिकॉर्ड होगी। तो ये जो 45 और 47 का इस वक्त सबसे मेन डिस्प्यूट, जिस तरह आपने खुद सवाल किया, जो पोजीशन सामने आ रही है, उसके मुताबिक आपको ये देखना पड़ेगा कि ये साबित कैसे करेंगे। बगैर एविडेंस के तो आप साबित नहीं कर सकते ना। मेरे और आपके कहने से नतीजा बदली नहीं होगा। उसके लिए एक कानून के अंदर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जो रिजल्ट इस वक्त तक आ गया और जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया वो तो आपके सामने है। और उस पे ये कहना कि उसको नतीजे को, जिस तरह बाद लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन दाखिल की और बाद हल्कों का उन्होंने रिजल्ट रोक दिया, अब उस एप्लीकेशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि वो सही है या गलत है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये प्रिज्यूम करता है कि इस हल्के की गिनती दोबारा होनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो उस हल्के की गिनती दोबारा करा ले। तो ये तो आने वाले वक्त के हिसाब से होगा। इस वक्त मैं इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि नताइज में इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये 2018 में भी देर हुई, उससे पहले भी जितने इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, कभी भी वक्त पर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट नहीं आया। और हर इलेक्शन में हम ये शोर शराबा करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। बाज़ मामला आपने देखा होगा कि जब ट्रिब्यूनल में जाते हैं, अपीलों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और वो कैंडिडेट हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता है और जीता हुआ हार जाता है। लेकिन ये तमाम सूरत जो हमारे पाकिस्तान की है, जिस तरह है आपके सामने कासिम सूरी साहब का तकरीबन 4-5 साल स्टे चला और इसी दौरान वो अपनी मुद्दत उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन स्टे पे तो चले ना। उस वक्त तो उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन ये था कि बैलेट पेपर पे पाँव के अंगूठे के निशानात लगाए गए। तो अब ये एलिगेशन था ना, उसको तो एविडेंस के जरिए साबित हुआ और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसकी अपील फाइल हुई, अपील में उनको स्टे हो गया, मामला उनका रुक गया। अब जो फैसले हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने होने, ट्रिब्यूनल के सामने मामला जाएगा, फिर उसके बाद फैसला आगे चलना है। जी, मैं यासीन साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। राना साहब तो फैसला तो उसके बाद होगा। अब यह है मेरा कि सिर्फ आपके लास्ट बात जो मैं करना चाहता हूँ कि अवाम ने एक मैंडेट दे दिया। अब जो इस वक्त पाकिस्तान को लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में जबकि कोई भी पार्टी मरकज़ में फ़िलहाल हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, अब ये सूरत हाल जब क्रिएट करेंगे तो क्या पाकिस्तान के अवाम ने जो अब आप लोगों को ABCD को जो भी मैंडेट दिया उसको क्या आप बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे या उस प्रोसीजर को लेकर आगे बढ़ेंगे? और पाकिस्तान के जो मौजूदा तरीका है उसी के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है ना। उसी के तहत आगे बढ़ेंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात ये कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। जी राना साहब क्या समझते हैं अब तक की नंबर गेम, अब तक की जो मेल मुलाकातें हैं, क्या नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं आज़म वज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग या कह लें या मीडिया टॉक कह लें, उसे सुन रहा था।
तो उसमें उन्होंने जितने आज़ाद अपने कहे वो आपने सुना होगा, 8 से 9 आज़ाद उन्होंने कहा जी हमने हमारे हैं वो, चले वो पहले ही निकल गए थे। उसके बाद आप आजे दूसरे उन्होंने कहा जी हमसे जो नाराज़ हो गए थे सूबाई असम्बली के, कुछ हम उनसे राब्ते करें। यासीन आज़ाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जिनको मैंडेट मिलता है ना यासिर साहब, उसको करना। तो मियाँ साहब को पहले इंतज़ार करना चाहिए था कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाए, फिर अपनी हुकूमत का ऐलान करें। अभी उनके पास जिस वक्त उन्होंने ऐलान किया कितनी सीटें थी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस थी उस वक्त। हाँ उस वक्त 64 सीटों पे किस तरह आप ऐलान कर सकते हैं कि विक्ट्री स्पीच आप किस तरह कर सकते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि किसी के बिल्कुल हक पे डाका ना पड़े, अवाम जिसको इत्मीनान देती है, जिसको मैंडेट देती है, उसको माना जाए, तो फिर ये सबसे पहले लागू होता था मियाँ साहब पर भी, और यही लागू होता है इमरान खान पर भी, यही लागू होता है असफ अली जरदारी पर भी, यही लागू होता है बाकी सारी सियासी जमातों पर भी। और हमेशा ये होता था, ये कहते थे, बल्कि होता तो नहीं था, ये कहते थे कि जनाब जिसके पास अक्सरियत है उसको पहले दावत देनी चाहिए। तो इन्हें इंतज़ार कर लेना चाहिए था इन्हें भी, और विक्ट्री स्पीच उस वक्त करनी चाहिए थी जिस वक्त इन्हें यकीन होता कि वाकई आज़ाद में से भी कुछ लोग बकौल इनके कि इनके पास आ गए हैं और अब हमारी तादाद पूरी होगी, अब इलेक्शन का रिजल्ट मुकम्मल आ गया, अब हम अपनी विक्ट्री स्पीच करें। क्या विक्ट्री स्पीच पहले करने के बाद ये पैगाम नहीं जाता कि इसका मतलब है कि साड़ी गाल हो गई है? वो राना साहब माजी में भी विक्ट्री स्पीच उन्होंने पहले ही की थी, आपको भी मालूम है। पराचा साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा में नशस्तें निकली आपकी, उन नशस्तों के नताइज के नतीजे में आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमती बेंचेस का हिस्सा होंगे या अपोजिशन बेंच? देखिए ना, वहाँ यानी आज़ाद बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत के साथ मौजूद हैं, वो आज़ाद रह के भी हुकूमत बना सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी लाजमी तौर पर पार्टी की शक्ल इख्तियार करे। अलबत्ता वो जो रिज़र्व सीट्स हैं उनका फ़ायदा दूसरों को चला जाएगा। और हम ये समझते हैं कि जी किसी तरह से भी मैंडेट जिसके भी हैं उन पर डाके न डाले जाएं और ये जालसाजी वाली हुकूमतें ना बनाई जाएं। ये जालसाजी वाली हुकूमतें मुल्क और कौम को गैर मुस्तहकम करती हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और अब भी अगर ये खेल जारी है कि जी आप मंडी मवेशियाँ लगा दें और आज का बंद भाव ये है और इस तरह से चले और इंसानों के ज़मीरों को ख़रीदें, तो ये कौन सा मुल्क और कौम का फ़ायदा हो रहा है? वैसे पराचा साहब, आपको मालूम है कि 72 घंटे का वक्त होता है, तो जिस तरीके से सारे ही मेल मुलाकातें कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कोई इस तरह की सजेशन चली जाती कि मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए आप हमारी पार्टी में तशरीफ़ ले आएँ, मिल के हुकूमत बना लेते हैं, मखसूस नशस्तें मिल जाएं? हम समझते हैं कि हमारा पहला ये ऐलान है कि हम जिसका भी मैंडेट है उसका एहतराम भी करते हैं, फिर वाक़या एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको ही हो। और इस सिलसिले के में जो एक कानूनी अदालती किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, जैसे अब हम कराची में धरना दे रहे हैं तो पीटीआई वाले साथ हैं हमारे, तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए भी तैयार है, कोई भी मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए जमात इस्लामी हम वक्त तैयार है। एक ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस की ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा।